अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो नेक्स्ट हमारा लैब मैनुअल है वो लैब मैनुअल 9 है। लैब मैनुअल 8 तक हम ऑनलाइन जो लेक्चर ले चुके हैं वो वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। फर्स्ट 5 लेक्चर्स भी अपडेटेड हैं। ये लेक्चर 9, 10 एंड 11 जो है मैं ये अभी वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए यूट्यूब पे अपडेट करी हूँ। ओके, आज के सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम पढ़ेंगे सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्या होती है, वो क्या करती है, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट क्यूरीज एंड डाटाबेस अपडेट किस तरह करते हैं हम। ओके, फर्स्ट वन हमारे पास स्टेटमेंट किसकी लिखी हुई है, सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्या करती है, कॉपीज डेटा फ्रॉम वन टेबल एंड इंसर्ट इनटू अ न्यू टेबल। जब आप चाहते हैं एक बने हुए टेबल में से हम डाटा उठा लें और एज इट इज़ सेम डाटा कॉपी करके हम एक नए टेबल में रख दें, तो हमारे पास कौन सी कमांड यूज़ होती है, सिलेक्ट इनटू की। स्पेसिफिक कीवर्ड क्या है, सिलेक्ट इनटू की। सिंपल सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट इनटू लिखना है आपने। साथ क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टैटिक के टेबल में से सब कुछ सिलेक्ट कर लो, यानी कि उसके पास जितने भी कॉलम नेम है, जो भी चीज़ है उस टेबल में से वो सब की सब सिलेक्ट कर लो। इनटू आपने अपने न्यू टेबल का नाम लिखना होता है कि किस टेबल में रखनी है वो चीज़ उठा के। न्यू टेबल का नाम फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल नेम, पुराने स्टूडेंट वाले टेबल में से उठा के न्यू स्टूडेंट वाले टेबल में वो सारा रिकॉर्ड एंटर कर दो और सबका सब एंटर कर दो। इसलिए उसके लिए कीवर्ड क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक है। ओके, इसको लिखते किस तरह, सेलेक्ट स्टैटिक, सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो फ्रॉम किस टेबल से, पुराने एसटीडी वाले टेबल में से, इनटू रख कहाँ दो उनको, न्यू स्टूडेंट्स वाले टेबल में। ये समझ आ गई सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्या करती है। एक टेबल से डाटा उठा के आपने पूरा जो भी सिमिलर एज इट इज़ डाटा वो किसी न्यू टेबल में रखना होता है, तो उसके लिए कौन सी कीवर्ड यूज़ करते हैं, सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ओके, द सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू empty table using the schema of another table. Just add a where clause that causes the query to return no data. क्या कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि एक टेबल का स्कीमा सेम एज इट इज़ हमें न्यू टेबल के लिए चाहिए, मगर उसमें डाटा सिमिलर नहीं चाहिए। डाटा हम अपनी मर्जी का ऐड करेंगे, मगर स्कीमा हमें यही पुराने वाले टेबल वाला चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर हमें वही चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज में हमने कोई ऐसी कंडीशन लगा देनी होती है, यानी कि फॉल्स कंडीशन हमने वेयर क्लॉज में पुट करनी होती है जो कि हमें नल वैल्यू रिटर्न करे। उसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, सिलेक्ट स्टैटिक इनटू न्यू टेबल का नाम फ्रॉम प्रीवियस टेबल का नाम एंड देन वेयर 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये 1 इज इक्वल टू 0 कभी भी ट्रू नहीं होगी, हमेशा फॉल्स या 0 रिटर्न ही रिजल्ट करेगी। इसका क्या मतलब है कि टेबल का सारा स्कीमा तो कॉपी हो जाएगा अब, यानी कि कॉलम्स कॉपी हो जाएंगे, उनकी डाटा टाइप्स कॉपी हो जाएंगी, मगर उन कॉलम्स के अंदर जो रिकॉर्ड है वो जो है वो एंटर नहीं होगा। थर्ड क्या होता है, द सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट इज आल्सो यूज्ड टू कंबाइन डाटा फ्रॉम टू टेबल्स एंड सेव देम इनटू न्यू टेबल। ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर हम फर्स्ट क्यूरी में एक टेबल से डाटा कॉपी करके किसी एक नए टेबल में रख रहे थे, अब हम ऐसा कर सकते हैं दो पुराने टेबल्स में से डाटा करके कॉपी करके किसी एक न्यू टेबल में हम रख दें। ठीक है, अब उसके लिए क्यूरी क्या हमने लिखनी है, क्या क्यूरी है, सिलेक्ट स्टैटिक इनटू, यानी ये अपने नए टेबल का नाम लिख देना है, फ्रॉम, इस क्यूरी पे आ जाओ, फोकस यहाँ पे करो, फ्रॉम स्टूडेंट कोमा ज्वाइन स्टूडेंट मार्क्स। स्टूडेंट के टेबल और स्टूडेंट मार्क्स की टेबल को ज्वाइन करके एक नए टेबल में डाटा रख दो। उस टेबल का नाम क्या रखना है, स्टूडेंट बैकअप। ऑब्वियसली ज्वाइन का कीवर्ड आ गया तो हमने फटाफट इसके साथ कौन सी स्टेटमेंट लगा देनी है, ऑन का कीवर्ड लगा के वो कॉलम्स बता देने जहाँ पर इनके पास सिमिलर डेटा है। अब ये वाली क्यूरी क्या करिए, ये एसटीडी टेबल और स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल को कंबाइन करके मेरे पास जो एक नया टेबल है वो क्या क्रिएट करिए, स्टूडेंट बैकअप वाला टेबल। उस स्टूडेंट बैकअप वाले टेबल में इन दोनों का स्कीमा भी आ जाएगा और इनका स्ट्रक्चर भी आ जाएगा और इनकी रिकॉर्डेड वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, वो सब कुछ इसमें ऐड कर देगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, द एसक्यूएल यूनियन ऑपरेटर कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट। जब आप ये चाहते हो एक या एक से ज़्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट आपने कंबाइन करना है, तो उसके लिए आप कीवर्ड क्या यूज़ कर लेते हो, यूनियन का। ये क्या करता है, सारे टेबल्स जितने भी आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं उन सबको कंबाइन करके जो रिजल्ट है वो आपको डिस्प्ले करा देता है। क्या लिखा हुआ है, नोटिस दैट, एग्जाम्पल पे आ जाओ, ये जो कीवर्ड्स हैं इन सबको छोड़ो। यूनियन ऑपरेटर करेगा क्या, एक टेबल है एम्प्लॉय का जिसमें से हमने सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लिया और उस टेबल का नाम क्या है, EMP। यूनियन का कीवर्ड लिख देना है और आपने सेकंड टेबल की क्यूरी लिख देनी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये वाली क्यूरी क्या करेगी, EMP वाले टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उठा लेगी
और एम्प्लॉय वाले टेबल में भी जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उठा लेगी। और एट द एंड आपको एक टेबल मिलेगा, जिस तरह आपको फुल आउटर जॉइन में टेबल मिलता है, उसमें तो नल वैल्यूज़ होती हैं ना, मगर इसमें आपको क्या मिलेगा, टेबल में नल वैल्यूज़ नहीं होगी। जो रिकॉर्ड एम्प्लॉय के टेबल में होगा और जो EMP वाले टेबल में होगा, हर एक रिकॉर्ड जो है वो आपको कंबाइन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जिस तरह हम मैथ में सेट्स को यूनियन करते हैं और सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है कंबाइन, उसी तरह टेबल्स का हो सकता है। एक और एग्जांपल दी हुई है, एक कॉलम सिलेक्ट कर रहा है, वो फैक्ट्स का कॉलम सिलेक्ट कर रहा है, किस टेबल में से, कस्टमर के टेबल में से, मगर फैक्ट्स की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो नल नहीं होना चाहिए। यूनियन ऑल, सिलेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम कस्टमर। अब ये क्या कर रहा है, कस्टमर के टेबल में से भी फैक्ट्स उठा रहा है और फैक्ट्स की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। आप इसके साथ नोट करें, इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑल। यूनियन ऑल का कीवर्ड जो होता है वो क्या करता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द यूनियन ऑपरेटर सिलेक्ट ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट, टू अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज वी यूज़ यूनियन ऑल कीवर्ड। आगे ही समझ सबको यूनियन ऑल और यूनियन क्या कर रहा है। यूनियन क्या कर रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के टेबल में से जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो उठा रहा है। और जो यूनियन ऑल का कीवर्ड है, ये क्या कर रहा है, जहाँ पर फैक्ट्स की नल वैल्यूज़ मिल रही हैं वो भी आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, किसी को ये दोनों समझना आए, यूनियन क्या कर रहा है। ओके, इंटरसेक्शन ही आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो आपका टेबल 1 है और जो टेबल 2 के बीच में जो सिर्फ मैचिंग रोज़ होंगी वो वाला रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होगा। कीवर्ड सिर्फ क्या लग जाएगा, इंटरसेक्ट का। सेम वही वाली क्यूरी है जो हमने ऊपर पढ़ी, सिर्फ कीवर्ड क्या लगा दिया, इंटरसेक्ट का। वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो मैचिंग वैल्यूज़ हैं वो हमें रिटर्न कर देगा। ओके, एक्सेप्ट का कीवर्ड क्या करता है, जिस तरह हम मैथ में सिंपल काम करते हैं, A-B की कमांड लिखते हैं, उसमें क्या मतलब होता है, जो सेट A में वैल्यू है वो सेट B में नहीं होनी चाहिए। यानी टेबल 1 का रिकॉर्ड जो है वो टेबल B में नहीं होना चाहिए, कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो आपको रिटर्न नहीं होता। सेम अपर क्यू ही है, मगर सिर्फ कीवर्ड कहाँ चेंज होएगा, एक्सेप्ट में। ओके, डेटाबेस अपडेट्स के लिए हमारे पास जो क्यूरीज यूज़ होती हैं वो क्या है, एक ही कमांड है, एक ही कीवर्ड है, अपडेट एंड सेट। कीवर्ड एक अपडेट लगाते हैं और एक सेट कीवर्ड लगाते हैं। अब सबसे पहले डेटाबेस को अपडेट करने के लिए आप कोई नया जो है वो कॉलम या रो ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी डाटा। इसका क्या मतलब है, आपका डाटा जो है वो अपडेट हो गया। इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू EMP, किस टेबल में इंसर्ट करनी है वैल्यू। इंसर्ट इनटू का मतलब ऐड करना है कुछ हमने, किस टेबल में, एम्प्लॉय वाले टेबल में। उसकी ID क्या है, उसके कॉलम्स क्या क्या है, एक एम्प्लॉय ID है, कॉमा BPS है। यहाँ पर आपने अपने टेबल के कॉलम नेम्स लिखने होते हैं, जितने उस टेबल के कॉलम नेम्स हैं, और सारे सीक्वेंस में लिखने होते हैं जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। वैल्यूज़ 7,9। एम्प्लॉय ID की जगह कौन सी वैल्यू नई ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल पहले 6 एम्प्लॉयज़ थे, अब आपने 7th एम्प्लॉय ऐड करना है, उसकी वैल्यू लिख दी एम्प्लॉय ID की 7 एंड उसका BPS स्केल क्या है, 19। अब क्या हुआ, आपके एम्प्लॉय के टेबल में इस कमांड के थ्रू, जहाँ पर पहले 6 रिकॉर्ड्स पड़े थे टेबल में, अब एक 7th रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। उसकी ID क्या हो जाएगी, रोल नंबर 7, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय ID 7 एंड एम्प्लॉय BPS 19। ओके, नेक्स्ट डेटाबेस किस तरह अपडेट हो सकती है, एक ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास टेबल में, उस एग्जिस्टेड रिकॉर्ड को आप अपडेट करें। फॉर एग्जांपल किसी का ग्रेड जो है वो गलत लग गया, या किसी का CGP जो है वो हम अपडेट करना चाह रहे हैं, उसका कोई एक कोर्स ड्रॉप था, उसने वो कोर्स इम्प्रूव किया, उसका CGPA 3.7 से 3.9 पे चला गया है, तो क्या हुआ है, अब रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। वो ऑलरेडी एक CGPA बच्चे ने मेंटेन किया हुआ था, उस CGPA को अब हमने अपडेट करना है, तो उसके लिए कौन सी क्यूरी लिखेंगे, कीवर्ड किसका यूज़ होगा, अपडेट। देन आपने उस टेबल का नाम लिखना है जिस टेबल में आप अपडेट करना चाहते हो। नेक्स्ट आपके पास कीवर्ड क्या लिखा है, सेट। जब भी हमने अपडेट का कीवर्ड लिख देना है, आपने उसके साथ सेट का कीवर्ड इसलिए लिखना है, वो सेट का कीवर्ड डिफाइन करेगा जो वैल्यूज़ आपने सेट करनी है। सेट कहाँ करना चाहते हो, सैलरी वाले कॉलम में सेट करना चाहते हो, उस कॉलम का नेम जिधर आपने वैल्यू सेट करनी है। अपडेट में आपने टेबल का नाम लिखना है, जिस टेबल में अपडेट करनी है, उस टेबल में किस कॉलम में जाके अपडेट करनी है, उसके साथ आपने कौन सा कीवर्ड लगा देना है, सेट का। फिर सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.05। सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो 1.05 से या 1.5% से। वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 1, जहाँ पर एम्प्लॉय ID 1 है, उस एम्प्लॉय की सैलरी में 1.5% का इंक्रीज़ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑलरेडी रिकॉर्ड में आपने चेंजेस किए हैं, उसको अपडेट कर लिया, तो उसके लिए कौन से कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, अपडेट एंड सेट। क्यूरी किस तरह लिखनी है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए।
थर्ड, आपका डेटाबेस कब अपडेट होता है? जब आप उसमें से कोई रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करे होते हो। आपने डिलीट करना है एम्प्लॉय के टेबल में से जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 है, तो उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय की टेबल से डिलीट कर दें वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 1। जहाँ पर भी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है या एम्प्लॉय का रोल नंबर 1 है, आप वो वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर दें। हाँ जी बेटे, ये लेक्चर नंबर 9 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। किसी की कोई क्यूरी हो तो अपने CR को पोस्ट कर सकते हैं, मैं उस क्यूरी का आंसर जो है वो आपको रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज भेज दूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लैब का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। ओके, लेक्चर नंबर 10 के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? हम क्या पढ़ेंगे? रोल बैक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कमिट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, और लास्ट वन इज स्टोर प्रोसीजर्स किस तरह हमारे पास क्रिएट होते हैं। ओके, ट्रांजैक्शंस आपको पता है कोई भी एक्टिविटी या यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म होता है तो उसको आप ट्रांजैक्शन कहते हैं। इजी वर्ड्स में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपने बैंक से फॉर एग्जांपल 10,000 जो है वो विड्रॉ कराए हैं या 10,000 डिपॉजिट कराए हैं। जैसे ही वो डिपॉजिट होकर बैंक में आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। आपने अगर वो पैसे विड्रॉ करा लिए हैं तो आपके पास पैसे आगे हाथ में, वो भी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया, आपने ओके किया, आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। आपने यूज़र नेम डाला है, पासवर्ड गलत डाला है, आप लॉगिन नहीं हो सकते, इसका क्या मतलब है? आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। समझ आ गई कि ट्रांजैक्शन क्या होती है? जब ट्रांजैक्शन समझ आ गई तो इसमें आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं ट्रांजैक्शन की। एक कौन सी होती है? कमिट हो जाती है, ये तब होती है जब आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया। एंड सेकंड इज़ रोल बैक, जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती। ईजीएस्ट एग्जांपल ये है कि आपने ATM पे जाके 10,000 जो है वो विड्रॉ कराएं, ठीक है? लाइट चली गई, आपने जैसे ही अमाउंट 10,000 एंटर की थी, ATM ने आपको वो पैसे विड्रॉ नहीं कराए। जैसे ही लाइट चली गई, सिस्टम ने क्या किया? ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें एक एरर आ गया, उसमें एक फॉल्ट आ गया आपकी उस प्रोग्रामिंग के कोड में। अगर तो आप उस 10,000 को प्रेस करते और लाइट ना जाती और आपके हाथ में 10,000 आ जाते तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट हो जाती, यानी कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती। ओके, नेक्स्ट इज स्टोर प्रोसीजर। ये मैं आपको कोड में एक्सप्लेन करती हूँ कि स्टोर प्रोसीजर्स होते क्या हैं। ओके, बिगिन ट्रांजैक्शन, 3 जो स्टेप्स हैं वो हम DML में यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ बिगिन ट्रांजैक्शन का कीवर्ड होता है जो कि बताता है कि ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ओके, 2 चीज़ें होती हैं फिर ट्रांजैक्शन में, या तो ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाती है अगर वो कंप्लीट नहीं हुई, किसी मिस्टेक या एरर की वजह से फेल हो गई ट्रांजैक्शन, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है रोल बैक हो गई है। उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो रही है? कमिट हो रही है। ट्रांजैक्शन कमिट कब होती है? जब आपने सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीट कर ली होती हैं, ठीक है? ओके, एग्जांपल अब आप इसकी देखें, कोड में आपके पास क्या लिखा हुआ है? बिगिन ट्रांस। ये जो बिगन का कीवर्ड है ये क्या कह रहा है? स्टार्ट कर दो। ये जो फर्स्ट 4 कीवर्ड्स हैं ट्रांजैक्शन के, ये क्या कह रहे हैं? ट्रांजैक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब ट्रांजैक्शन में होगा क्या? डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर के टेबल में से कुछ डिलीट करना है, और क्या डिलीट करना है वो आप यहाँ पर वेयर की कंडीशन में आगे बता देंगे। मिस्टेकनली डिलीटेड ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द डेटा फ्रॉम अ टेबल, यू कैन रोल बैक योर ट्रांजैक्शन बाय राइटिंग कीवर्ड रोल बैक ट्रांजैक्शन। अभी ये क्या कह रहे हैं? आपने गलती से क्या किया है? डिलीट कर दिए कस्टमर्स में से सारे के सारा रिकॉर्ड कस्टमर की टेबल में से। आप चाहते हैं हम उसको वापस गेट कर लें, तो आप क्या करेंगे? कीवर्ड लिखेंगे रोल बैक का, और ये जो आपने ट्रांजैक्शन अपनी का नाम लिखा होगा वो आप ट्रांजैक्शन का नाम लिखेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन से सारा डाटा जो है वो आपके पास वापस रिकवर हो जाएगा। बच्चे मुझे 2 मिनट दें, मैं ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से उनके फॉर्म्स ले आऊँ।
सॉरी बच्चे, सॉरी फॉर डिले, आपको वीडियो में इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा है। प्लीज़ आप इसे फॉरवर्ड करके देखिएगा, क्योंकि मेरे पास बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कंप्लीट करके भेजने हैं। ओके, नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या होते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। स्टोर प्रोसीजर मैं आपको आसान वर्ड्स में ये समझाती हूँ। एसक्यूएल सर्वर कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ लॉजिकल ग्रुप्स, स्पेसिफिक आपके पास ग्रुप्स बनते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के, विच आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आसान वर्ड्स में मैं ये समझा सकती हूँ, आपने कुछ ऐसी कमांड या क्यूरी लिख के रखी होती हैं, वो आप एक स्पेसिफिक ग्रुप में रन करते हो डाटा। लाइक आप चाहते हो कि बैच फाइल एग्जीक्यूट करो, 4 या 5 टेबल जो हैं वो एक साथ रन करके कोई रिजल्ट हो जो आप हमें प्रोवाइड करें, उन ग्रुप पे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हो, स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करते हो। ओके, एग्जाम्पल पे आ जाओ। ये करते क्या स्टोर प्रोसीजर, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि वो जो ग्रुप वाला टास्क है, एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो आपने बार बार करना है हर ग्रुप के साथ, तो आप क्या करते हो, उसका एक स्टोर प्रोसीजर लिख के रख लेते हो, उसी स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते जाते हो, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो जनरेट होता जाता है। इससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपको बार बार वो लिखना नहीं पड़ा होता। ओके, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंट टू द डेटाबेस सर्वर। आपको सारी डिटेल नहीं भेजनी पड़ती बार बार सर्वर को कि बैक एंड पे टेबल में कॉलम क्या थे, उनकी डेटाबेस क्या थी। आपने एक छोटा सा स्टोर प्रोसीजर लिख के रखा होता है, वो एग्जीक्यूट करते हो। इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे देती हूँ, आप फंक्शंस क्रिएट करते हो ना प्रोग्रामिंग में, मेन में जाके बॉडी में आप सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हो और फंक्शन कॉल कर लेते हो। ये अब कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैक एंड पे जाके फंक्शन की डेफिनेशन देखता है और वो 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करता है। फ़ायदा क्या होता है, आपको बार बार एक ही दफ़ा फंक्शन बना लिया, उसकी कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ग्रुप ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखी होती हैं, वो आपकी एग्जीक्यूट होती जाती हैं। दूसरा, ये आपको क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली जब आपने सिस्टम का कोड नहीं दिखाया हुआ, फंक्शन की बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई हुई, आपने मेन में सिर्फ फंक्शन कॉल किया, तो आपका सिक्योर फंक्शन है। इसी तरह डेटाबेस में आप बार बार अपनी क्यूरी जो है वो लिख के नहीं दिखा रहे होते किसी भी एक्सटर्नल अटैकर या हैकर को। आपने क्या किया होता है, उसका एक स्टोर प्रोसीजर लिखा होता है, जिससे वो जो अटैकर है या हैकर है वो आपकी कंप्लीट डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता। ओके, ये सेट आंसी नल्स ऑन गो, सेट कोटेड आइडेंटिफायर ऑन गो, ये दोनों चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एससी की कमांड में आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में आएगी भी, मैं एक्सप्लेन करूँगी, मगर ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपकी पेपर में आएंगे। आपका जो स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट होता है उसके लिए क्यूरी आपने पेपर में कहाँ से लिखनी है, क्रिएट प्रोसीजर। कीवर्ड क्या है, क्रिएट प्रोसीजर। ऑब्वियसली स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं तो लास्ट वर्ड स्टोर प्रोसीजर का प्रोसीजर है वो आपने यूज़ करके क्रिएट कर दिया स्टोर प्रोसीजर का। नेक्स्ट आपने क्या किया, सेलेक्ट की वो कमांड लिखनी है जिस टेबल में से आपने डाटा गेट करना है। आपने क्या लिखा है, सिलेक्ट प्रोडक्ट। ये अभी अपने आपने क्या किया, स्टोर प्रोसीजर का नाम डिफाइन किया हुआ है, जो सिलेक्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपने पैरामीटर ऐड करने, स्टोर प्रोसीजर जिसका नाम आपने सिलेक्ट प्रोडक्ट रखा है उसके क्या क्या पैरामीटर होंगे। हमेशा जब भी एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर लिखते हैं स्टोर प्रोडक्ट के, स्टोर प्रोसीजर्स के, वो आपने किस रेट से साइन करने होते हैं, @ से। @ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट आईडी, यानी कि आपने एक नया कॉलम लिखा है जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट आईडी, और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये आपका क्या है, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट होगा। अब ये स्टोर प्रोसीजर जो सिलेक्ट प्रोडक्ट वाला है, जिसके पास एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी। वो बनेगा कैसे, उसके लिए कीवर्ड क्या लिखना है, एज बिगिन, कि यहाँ से मेरा स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है।
मैप करना है आपने जो आपकी बेस क्यूरी होती है एसक्यूएल की, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू @प्रोडक्ट आईडी। ये वाली जो क्यूरी है एज बिगन के बाद आपने वो ये वाली लाइन छोड़ दें बेटे, सेट नो काउंट्स ऑन, ये आपने क्यूरी में नहीं लिखनी। आपने लिखना है क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम और जो भी आप उस प्रोसीजर के वेरिएबल्स रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने कीवर्ड लिखना है एज बिगन। एज बिगन के बाद आपने अंदर वो एसक्यूएल की सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है जो आपके बेस टेबल से लिंक हो रही है। बेस टेबल में हम क्या गेट कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी होनी क्या चाहिए, वो आईडी जो यूज़र ने एंटर किया रन टाइम पे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नंबर 5 में परचेज़ करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी मैं बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम से उठा के 5 नहीं लिखूँगी, मैं वो प्रोडक्ट आईडी लिखूँगी जो यूज़र ने एंटर किया रन टाइम पे। जिस तरह आप एसक्यूएल कमांड्स लिखते हो, कोडिंग करते हो, एडिशन का फंक्शन बनाया हुआ है, बैकएंड में आपने ABC वेरिएबल लिए हुए हैं और C में उसका वेरिएबल स्टोर कराया हुआ, उन सबको स्टोर किया हुआ है। रन टाइम पे आपसे वो ब्लैक स्क्रीन पे पूछता है प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B। आप वहाँ पर वैल्यू एंटर करते हो 3 and 4, तो वो आपको रिजल्ट क्या रिटर्न कर देता है, 7। इसी तरह स्टोर प्रोसीजर सेम काम करते हैं कि आपने एक सिक्योर बैकएंड पे सिस्टम बना के रखा होता है, उसकी कोडिंग आपने बेस टेबल से ही मैप की होती है नॉर्मल एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिख के, मगर उसमें रन टाइम पे आप वैल्यूज़ वो पास कर रहे होते हैं प्रोडक्ट आईडीज़ की जो आपने रखी होती हैं। अब ये बन गया हमारे पास स्टोर प्रोसीजर, ये बैकएंड पे पड़ा है सब कुछ सेव। अब इस स्टोर प्रोसीजर को जब हमने चलाना है तो किस तरह चलाना है, एग्जीक्यूट के कीवर्ड के पहले 3 वर्ड उठा लेने, 4 वर्ड एग्जैक्ट लिख देना है, और स्टोर सेलेक्ट प्रोडक्ट जो आपके स्टोर प्रोसीजर का नाम है वो लिख देना है। ये लाइन ये बता रही है एग्जीक्यूट करो जो ऊपर मैंने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया था सिलेक्ट प्रोडक्ट का, उसमें प्रोडक्ट आईडी क्या पास कर दो, 1। अब क्या करेगा, ये जब 1 आईडी पास करेगा, ये वाली एक लाइन, सिर्फ एक लाइन जो हमने ऊपर पूरा ये फंक्शन क्रिएट किया स्टोर प्रोसीजर का, उसको एग्जीक्यूट करेगी। कैसे एग्जीक्यूट करेगी, ये प्रोडक्ट्स की टेबल में जाएगी, वहाँ देखेगी कि प्रोडक्ट आईडी 1 क्या है, जहाँ पर उसको प्रोडक्ट आईडी 1 मिलेगी उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ये समझ आ गई कि स्टोर प्रोसीजर क्या करेगा। इसी तरह के स्टोर प्रोसीजर जो है एक बना हुआ स्टोर प्रोसीजर है, आप चाहते हो आप उनमें कुछ चेंजेस करो तो आप उसके लिए कौन सी कीवर्ड लगा सकते हो, ऑल्टर प्रोसीजर। जिस तरह आपने एक बने हुए टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना होता है तो आप ऑल्टर टेबल लिखते हो। इसी तरह अगर आपने स्टोर प्रोसीजर में कोई चीज़ चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल इनमें से कोई वेरिएबल आप चाहते हो कि मनी भी हम रन टाइम पे ऐड करें, तो आप उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हो, ऑल्टर प्रोसीजर का कीवर्ड यूज़ करते हो। अब ऑल्टर करें तो ऑब्वियसली आपने इसमें कोई वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है या अपडेट करनी है या डिलीट करनी है, तो उसके लिए इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट के टेबल का नाम बेस टेबल का, यानी कि एज बिगन के बाद वो क्यूरी लिखनी है जो आपकी एसक्यूएल की मैप क्यूरी है, उसमें आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए या तो एग्जैक्ट EXEC पहले 4 वर्ड्स एग्जीक्यूट के यूज़ करो, इंसर्ट डाटा आपके स्टोर प्रोसीजर का नाम है वो लिखो, और उसमें जितने वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए थे 1 2 3 4 5, उन 5 वेरिएबल्स के 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ पास कर दो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोर प्रोसीजर है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। ओके बेटे, ये सेट कोटेड आइडेंटिफायर ऑन ऑफ एंड सेट नल वैल्यूज़ ऑन ऑफ, ये सिर्फ थ्योरी है, ये बैकएंड पे खुद ही जनरेट होती जाती हैं थ्योरीज, ये ना याद करने की ज़रूरत है ना समझने की ज़रूरत है, ये आपके पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोर प्रोसीजर्स एंड कमिट एंड रोल बैक ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, इट इज़ रिलेटेड टू व्यूज़ एंड इंडेक्सेस। ये व्यूज़ वाला लेक्चर जो है वो थ्योरी वाले लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं कि किस तरह जो है वो हम टेबल का व्यू क्रिएट करते हैं, उसके लिए कमांड क्या यूज़ होती है। व्यू मैंने आपको बताया एक विजुअल टेबल होता है, उसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, जितनी देर तक यूज़र को रिकॉर्ड होती है अपनी चीज़ें उतनी देर तक हम यूज़र को वो रिजल्ट दिखाते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, हम कमांड क्या लिखते हैं, क्रिएट व्यू। ऑब्वियसली व्यू क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड क्या यूज़ हो जाएगी, क्रिएट का कीवर्ड, और व्यू क्रिएट करना है, नाम अगला क्या आ जाएगा, व्यू। व्यू का नाम, फिर आपने क्या करना है, अपने व्यू का नाम लिख देना है। एस के बाद आपने वो एसक्यूएल की कमांड लिख देनी है सारी जिस टेबल बेस टेबल से आप व्यू क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट वाले टेबल से व्यू क्रिएट करें तो आपने क्या लिखा है, क्रिएट व्यू स्टूडेंट अटेंडेंस, कि स्टूडेंट की अटेंडेंस का व्यू क्रिएट करना है। एज सेलेक्ट अटेंडेंस, कॉलम का नाम मैंने क्या लिख दिया, अटेंडेंस,
फ्रॉम टेबल का नाम मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट के बेस टेबल में से सिर्फ अटेंडेंस वाला कॉलम उठा लो। वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डेटाबेस, जहाँ पर सब्जेक्ट डेटाबेस है सिर्फ उसके लिए क्या करो, स्टूडेंट के टेबल में से कॉलम उठा लो अटेंडेंस का और स्टूडेंट को सिर्फ डेटाबेस की अटेंडेंस जो है वो व्यू करा दो। ये बेस टेबल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कराओगे, ये सिर्फ फ्रंट टाइम पे एक वर्चुअल टेबल जो है वो आप लोगों के लिए क्रिएट होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है कि आपने अगर टेबल को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी, ऑल्टर की। ऑल्टर का कीवर्ड ही आपके टेबल चेंज के लिए, आपके डेटाबेस चेंज के लिए, आपके व्यू के चेंज के लिए, आपके स्टोर प्रोसीजर्स के चेंज के लिए, जब भी आपने चेंज करनी है स्ट्रक्चर में तो कीवर्ड कौन सा यूज़ करना है, ऑल्टर का। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल्टर व्यू एंड व्यू का नाम, जिस व्यू को आप चेंज करना चाहते हैं। एज के कीवर्ड के बाद आपने वो सारी कमांड लिख देनी है जिधर आप अपडेट करना चाहते हो। लाइक यहाँ पर हमने चेंज किया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल्स टू ए, जहाँ पर भी प्रोडक्ट कैटेगरी ए है वहाँ पर से सारी इन्फॉर्मेशन हमें उस प्रोडक्ट की डिस्प्ले करा दी जाए। और ये हमारा व्यू जो है, जो मैंने पहले माई व्यू क्रिएट किया था, सपोज फॉर अटेंडेंस का किया था या गैलरी का किया हुआ था, वो व्यू रिमूव करके मैं क्या करूँगी, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो डिस्प्ले करा दूँगी। नेक्स्ट डिलीट अ व्यू, अगर आप चाहते हो कि आपका व्यू जो है वो खुद आप उसको डिलीट कर दो सेशन एक्सपायर होने से पहले, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, ड्रॉप व्यू एंड नेम ऑफ द व्यू। मैंने आपको हमेशा बताया कि डिलीट जो होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक रोज़ में से रिकॉर्ड डिलीट करती है, और जो ड्रॉप की कमांड है वो पूरे आपकी टेबल का स्ट्रक्चर जो है, जो भी स्कीमा है, वो सब कुछ एक एक चीज़ रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम में से रिमूव कर देती है। अब जो यहाँ पर आपके पास ड्रॉप व्यू लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, आपका जो व्यू क्रिएट हुआ है उस व्यू में से सारी जो भी स्ट्रक्चर है, उसमें जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो भी सारी डिटेल्स हैं, वो सब का सब जो है वो आपके टेबल में से डिलीट हो जाएगा। कुछ भी चीज़ जो है वो आपके पास बचेगी नहीं। ओके, नेक्स्ट इज़ इंडेक्सिंग है बेटे। ओके बेटी, ये इंडेक्सिंग वाला टॉपिक छोड़ दो, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इंडेक्सिंग होती क्या है। इंडेक्सिंग हम इसे यूज़ करते हैं कि हम जो टेबल्स हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, टेबल के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हों। किस तरह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हों कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर वाला जो कॉलम है उससे मैं एज अ इंडेक्स्ड कॉलम इससे भी यूज़ कर सकती हूँ कि वो मुझे एफिशिएंट सर्च में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं, तो मैं रोल नंबर ऐसा कॉलम है जिससे ईजिली फाइंड कर सकती हूँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड। यानी कि आपकी टेबल में ऐसा कॉलम को एग्जिस्ट कर रहा हो जो कि आपको एफिशिएंट सर्च में हेल्प करे, वो आपका क्या होता है, इंडेक्स्ड कॉलम बन जाता है, और उसी पे आप इंडेक्सिंग जो है वो अप्लाई कर देते हैं। बस बेटे, दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट डेटाबेस लैब कोर्सेज। क्योंकि आप लोगों को मस्ट मैडम से लेक्चर लेना था और हमने क्लासेस नहीं पढ़ी हुई थी, इसलिए बेटे ये सारी रिकॉर्डिंग पहले भी की गई थी 5 लैब्स की, और नेक्स्ट जो है वो आपकी ऑनलाइन सेशन ले लिया गया है 4 लैब्स का, और जो रिमेनिंग ये हमारी लैब्स थी इनकी दोबारा से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए ये यूट्यूब पे रखती है। ये 3 लेक्चर्स की 9, 10 एंड 11 लेक्चर्स जो भी आपके लैब के हैं वो सारे के सारे इसमें कंप्लीट हैं। ये जितना कोर्स कंटेंट मेरी वीडियोस में बेटे, इसके अलावा कुछ भी लैब के पेपर में बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं कंटेंट से रिलेटेड आएगा, मगर ये सिमिलर नहीं आ सकता, ठीक है। हर लैब मैनुअल के एंड पे कुछ लैब की एक्टिविटीज़ दी हैं, वो सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, पढ़ लो, ताकि आप लोगों का अंदाज़ा हो जाए। उनको सॉल्व बेशक नहीं करो, अगर कोई अपनी प्रैक्टिस के लिए वीकेंड पे करना चाहता है तो वेल एंड गुड, मगर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उन्हें सॉल्व नहीं करना चाहते, तो एक बार क्वेश्चन उनके रीड कर लो, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस किस्म के आएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।